हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट टून्स। मैं नीति। आज हम सब मिलके पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने हमारी इंडियन पॉलिटी में 2 चैप्टर कवर अप कर लिए थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सेकेंड चैप्टर था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारे इंडिया में आए थे और उन्होंने क्या क्या अलग अलग एक्ट इम्पोज किए थे हम इंडियंस के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सेकंड चैप्टर था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना था, और उसमें हमने कुछ क्रिटिसिज्म भी पढ़े थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 3 में कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का वीडियो नहीं देखा है वो लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहूँगी, आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर 3 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट फीचर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लंबा लिखा गया है। ठीक है, और तो और जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो 2 तरीके में डिवाइड किए जाते हैं, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन था। क्योंकि ना मतलब लेंथी था और बहुत ज़्यादा डिटेल में था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट कह सकते हैं हम उसे, जो कि मतलब पूरा जो वर्ल्ड है ना हमारा, उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, और बहुत डीप भी। अगर हम इसे दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसे ये कहा जाता है कि जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है जो बहुत लेंथी है। और तो और ये भी है कि ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव है। क्योंकि ना ये हर चीज़ को एलैबोरेट करता है और डिटेल में बताता है। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ ना फैक्टर्स भी बताए गए हैं, जिसमें मतलब ये है कि जिससे पता लगता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। जैसे कि इसमें ना ये बताया गया है कि जो हमारी कंट्री है उसकी वास्टनेस के बारे में और डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब एक तरह से इसमें हमारे इंडियन उसके जोग्राफिकल फैक्टर्स बता दिए, और इसके अंदर कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी बताए गए हैं, जो कि हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उससे रिलेटेड भी काफ़ी कुछ इसी के अंदर देखने को हमें मिलता है। जो 1935 के एक्ट में था ना, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और तो और इसमें ये भी है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि स्टेट और सेंटर इन दोनों के लिए है। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और सेंटर के लिए अलग, नहीं, पूरे सेंटर पूरे स्टेट इन सब के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। और तो और इसमें ये भी बोला गया है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्टर्स में एक और चीज़ देखी जाती है, वो ये है कि जितने भी हमारे लीगल लुमिनरीज थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके भी डोमिनेंस हैं इसमें। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही नहीं है, बल्कि उसके डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और तो और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो जस्टिसिएबल भी है और नॉन जस्टिसिएबल भी है। कैसे? क्योंकि ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड है, डीपीएसपी भी इंक्लूड है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे चैप्टर्स में कवर अप करेंगे, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में प्रॉपर एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इन तीनों के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है हमारे आगे, हम उसमें वो करेंगे। ठीक है, और फिर सेकंड फीचर यहाँ पे आ जाता है डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे काफ़ी सारे सोर्सेज से लिया गया है। और तो और इसमें ये भी है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं, और तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। कम से कम 250 प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि 1935 के एक्ट से लिए गए हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड। इसके बाद हमारा थर्ड फीचर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको रिजिड और फ्लेक्सिबल इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम इजीली कोई भी चेंजेस ला सकते हैं
और तो और इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, बट कहीं कहीं जगहों पे उसे रिजिड भी कहा गया है। जैसे हम जम्मू कश्मीर का केस लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में आसानी से कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी कहा जाता है और फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच का भी कहा जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे अमेंडमेंट लाने के लिए कोई भी स्पेशल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। और तो और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक ऐसा यूनिक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। क्यों? क्योंकि हमारा ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो कि रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए उसे यूनिक एग्जाम्पल कहा जाता है रिजिड और फ्लेक्सिबल के कॉम्बिनेशन का। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो तो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी, और पूरे वर्ल्ड में सबसे अनोखा है। जैसे कि हम बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ फीचर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या आता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में ये बोला गया है कि जितने भी 18 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं ना उन सभी को यहाँ पे वोटिंग राइट होता है। जैसे कि लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। क्यों? यूएस में जब वोटिंग राइट दिया गया था ना तो वहाँ पे जितने भी ब्लैक पीपल थे उन लोगों को ये राइट देने से रोक लिया गया था, उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को वोटिंग राइट दिया गया है, हर किसी के पास वोटिंग राइट है जो भी 18 ईयर्स की एज अटेन कर चुका है या उससे ऊपर का है। और इसी फीचर के चलते हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल इक्वालिटी बनाई है इंडिया में। किसके मेथड से? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के मेथड से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडिया का कोई भी सिटीजन है जो कि 18 ईयर्स से ऊपर का है या 18 ईयर्स की एज का है उसे वोटिंग राइट है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो उसका, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्टेटस हो, इट डजेंट मैटर। बस मैटर ये करता है कि वो 18 ईयर्स की एज का हो या फिर उससे ऊपर का हो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ फीचर, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। क्या आता है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप, जब आप नोट्स बना रहे हैं आप लोग अपने, तो उसमें आप एक चीज़ ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरी स्लाइड में लिखा हुआ है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस, लेकिन आप लोग इसे बेस की जगह बाइस कर लीजिएगा, BIAS, ठीक है। इसमें बात की गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना उसने फेडरल सिस्टम एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट का, और इसमें काफ़ी सारे यूजुअल फीचर्स हैं फेडरेशन के, जैसे कि 2 गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाईकैमरलिज्म। और यहाँ पे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके अंदर काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड जुडिशरी और जितना भी कुछ है, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो हमने अभी पहले भी बात की थी कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल इन दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और बात ये बोली गई है कि जो हमारा फेडरेशन टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया है, और इसमें हमारा जो आर्टिकल 1 है वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। कैसे डिस्क्राइब करता है वो इंडिया को? यूनियन ऑफ स्टेट्स, की वो एक समूह है किस चीज़ का? स्टेट्स का। अलग अलग स्टेट्स को जोड़ के एक इंडिया बनाया गया है। आप लोगों को जैसे पता है 29 स्टेट्स हैं, तो यही है कि स्टेट्स को जोड़ के और यूनियन टेरिटरीज़ को जोड़ के हमारा इंडिया बनाया गया है। और इसी के अंदर 2 बातें और हैं, जो हमारा इंडियन फेडरेशन है ना वो रिज़ल्ट नहीं है किस चीज़ का? जो हमारे स्टेट्स के बीच का एग्रीमेंट है ना उनका रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है। और तो और कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसके पास ये राइट हो कि वो मतलब फेडरेशन से सक्सीड हो सके। क्या हो सके? सक्सीड हो सके। अब यहाँ पे ये सेसीड मतलब क्या है? सेसीड की पहले आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिए, SECEDE, ठीक है। मतलब ये है इंडिया में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो कि फेडरेशन से अपना मेंबरशिप वापस ले सके, मेंबरशिप से बाहर हो सके फेडरेशन की, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में ये बात बोली गई है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस में कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा वेरियसली डिस्क्राइब किया गया है। कैसे? फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट।
फॉर्मेशन में तो वो फेडरल है, लेकिन जो उसकी स्पिरिट है वो यूनिटरी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट का एक पार्लियामेंट्री फॉर्म है। क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। वो पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसे है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए ऑप्ट किया गया, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए नहीं ऑप्ट किया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए ऑप्ट किया गया है। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, वो बेस होता है किसके ऊपर? जो हमारा कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल होता है ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में, उस पर बेस होता है। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स पे बेस होता है। किस पे बेस होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसके बीच में? दो ऑर्गन्स के बीच में। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, उसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश करता है, सेंट्रल लेवल पे ना ही स्टेट्स के लेवल पे भी करता है, दोनों जगह पे करता है, सेंटर और स्टेट। इसी वजह से सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनका एक सिग्निफिकेंट रोल तैयार हो जाता है, जो जिससे ये होता है कि जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसमें बोला जाता है प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेकिन इससे पहले हम इसके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स भी बात करेंगे यहाँ पे। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट अराइज होता है, कहीं भी कोई डाउट आता है आपको, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस डाउट को पढ़ के आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, उसी डाउट पे रिगार्डिंग। नहीं तो आपको अगर छोटा सा डाउट होगा तो मैं उसी कमेंट सेक्शन में आपको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स की बात करते हैं, जो कि हमने अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। अब उसी में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। उसमें हमारी पहला आ जाता है, यहाँ पे रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स की प्रेजेंस होती है। और जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है ना, उसी का शासन होता है, रूल होता है। और हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव से लेकर लेजिस्लेचर तक की होती है ना, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जीक्यूटिव की किसके तहत होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर को लेके। और तो और जो हमारे मिनिस्टर्स की मेंबरशिप होती है लेजिस्लेचर में। और यहाँ पे ये भी होता है कि जो लीडरशिप होती है ना, वो किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है और चीफ मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर की तो हो जाती है सेंट्रल लेवल पे, और चीफ मिनिस्टर की हो जाती है स्टेट लेवल पे। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात होती है कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। और जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, वो जितने भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है ना, उसके साथ कंबाइन होता है। और यहाँ पे एक और बात की गई, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फीचर, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या आता है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अभी इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड। अगर हम एग्जांपल लें, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका एक केस चल रहा होता है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं होते हैं, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और फिर अगर आप हाई कोर्ट के भी डिसीजन से खुश नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारा इंडिया है ना, उसका सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एस्टेब्लिश की है। कैसे? इंडियन जुडिशरी को फ्री करके अनेबल किया है। ठीक है, अनेबल किया है इंडियन जुडिशरी को कि वो फ्री है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, वो कहीं पे कुछ भी कर सकता है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट के उसमें स्टैंड करता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आ जाता है स्टेट लेवल पे। और हाई कोर्ट एक ऐसा है, उसके हायरार्की में क्या आता है, इधर एक हायरार्की चलता है हाई कोर्ट में, जिसमें होते हैं हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे कि हम किन्हें क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, नहीं तो और लोअर कोर्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेवल पे आता है वो तो आता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स होते हैं वो आ जाती हैं। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो एक ऐसा फेडरल कोर्ट है जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है ये। ठीक है, सबसे ऊंची कोर्ट हमारे इंडिया में मानी जाती है, सबसे बड़ी कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है,
आपने जैसे देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अगर कहीं पे कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा होता है, उसकी वो सुनवाई से खुश नहीं होते तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई होती है वो हर किसी को माननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट मानी जाती है और उससे ऊपर कोई और कोर्ट है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, अभी हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम इसमें बात करते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो आप लोग ऑलरेडी गो थ्रू हो गए, बट कोई नहीं, इससे रिगार्डिंग हमारा आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड भी, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से रिलेटेड भी। इसलिए हम यहाँ पे इसे शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हम आगे इसे डीप में पढ़ेंगे चैप्टर्स में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है ना, वो 6 फंडामेंटल राइट्स देता है हर इंडियन सिटीज़न को। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। किस चीज़ के फीचर होते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो मतलब बेसिक प्रिंसिपल कंटेन करता है जो कि हर इंडिविजुअल को एक अलग अलग राइट्स देता है। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग को राइट दिए जाते हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके और उन लाइफ को अच्छे से फुलफ़िल कर सके जो उसका बेसिक गोल है। ठीक है, और तो यहाँ पे कोई भी ऐसी मेजॉरिटी नहीं होती है जिसके पास ये राइट होगी वो इन राइट्स को एब्रोगेट कर सके। ठीक है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करने के लिए हैं। और ये ऐसे एक लिमिटेशंस भी होती हैं इन राइट्स की। ऐसा नहीं है कि आपको राइट मिल गया, राइट टू स्पीच, तो आप बाहर खड़े होकर कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको राइट टू स्पीच दिया गया है ना, तो उसकी एक लिमिटेशन भी है कि हाँ, आपको इस दायरे में रह के बोलना है, या फिर आपको राइट फ्रीडम ऑफ जो भी कुछ है आप उसका गलत यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स है ना, तो आपको इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऑब्वियस हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जस्टिसेबल होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो आपको फंडामेंटल राइट है वो कोई वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसे लेके कोर्ट में जा सकते हैं कि अरे मेरा ये राइट है, ये ऐसे वायलेट हो रहा है, मैं इसे इन्फोर्स कराना चाहता हूँ। ठीक है, कोर्ट उसे एनफोर्स करेगी अगर आप सही केस लेके गए हैं तो, अदरवाइज़ वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, अब सपोज़ करो आपका है राइट टू स्पीच। आप राइट टू स्पीच के अंडर आप कुछ भी बकवास करे जा रहे हो बाहर जाके, ठीक है, अब उसी वक्त आपको बोलने से रोक दिया जाए, लेकिन आप पहुंच गए कोर्ट में। आप बोलोगे अरे मेरा तो राइट टू स्पीच था, मैं तो बोल रहा था, लेकिन मेरे को रोकने से मना कर दिया, मेरा जो है मेरा राइट वायलेट हुआ है। नहीं, आप ऐसे में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट में रह के ही आप कुछ काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रीडम दी गई है ना, तो उस फ्रीडम की कोई लिमिटेशन भी है, कोई लिमिट भी है जो कि आपको क्रॉस नहीं करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, हमारी कंट्री के लिए, हमारे रिलीजन्स के लिए, जितने भी इंडिया में रिलीजन हैं, लोगों के लिए, जो भी हमारे इंडिया में लोग हैं। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कम से कम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसके अंदर नहीं लिखते हैं, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी गई हैं। और तो और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस में ऐड की गई हैं, किसके थ्रू ऐड की गई हैं? जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976, उसमें ऐड की गई हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है ना, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। बस हम यही डिस्कस करेंगे कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के अंदर ही ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। और इसमें ये भी है कि इसमें एक लिस्ट बनाई गई है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो कि हर सिटीज़न को फॉलो करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या था, जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 में, तो उसके अंदर एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है, जिसके बाद वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बन गई हैं। ठीक है, और इसमें ये भी है कि जो राइट्स हैं वो तो गारंटी हैं पीपल की, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ऑब्लिगेशंस है कि
वो हर एक सिटीज़न से एक्सपेक्ट करता है कि वो ये चीज़ करेगा, जो कि उसकी फंडामेंटल ड्यूटी में उसे दिया गया है। अब जैसे हम बात करें नेशनल एंथम अगर हो, नेशनल एंथम पे खड़े होना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ अगर हो रहा है नेशनल एंथम तो खड़े होना ही पड़ेगा, लोगों की मर्ज़ी है, होंगे नहीं होंगे, इसलिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसे मैंडेटरी नहीं किया गया है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करना वो हमारी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। जब हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी फॉलो करें, ठीक है। फिर आते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, एक और बात, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना वो नॉन जस्टिसिएबल है, हम उन्हें जाके कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही करा सकते हैं। और जो हमारे DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी नॉन जस्टिसिएबल हैं। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि ठीक है, जो हमारे BR अम्बेडकर जी थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉवल फीचर है। क्या है? नॉवल फीचर। और ये इसमें एन्यूमरेट किए गए थे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 था ना उसके अंदर एन्यूमरेट किए गए थे। और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए थे, किस लिए? कि जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है ना वो लोगों को दिया जा सके। और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनका एक एम है, किस लिए? कि जो हमारा स्टेट है इंडिया में उसका वेलफेयर हो, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कोई भी वेल्थ के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ अमीरों पे ध्यान दिया जाए, नहीं, अमीरों के साथ साथ गरीबों पे भी ध्यान दिया जाए, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए। और ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फीचर सेक्युलर स्टेट और सेक्युलर कंट्री। क्या आता है? सेक्युलर स्टेट और सेक्युलर कंट्री। अब इसके अंदर क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर स्टेट के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, कि हर चीज़ सेक्युलर होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब सारे मिलके साथ रहने चाहिए, कोई भी अलग अलग नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और इसी कारण क्या है कि ये कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करता है, या फिर किसी इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया है इंडिया का, ठीक है। बस यही है कि सारे रिलीजन साथ मिलके रहें, हर रिलीजन का अच्छे से रिस्पेक्ट हो सके, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सेक्युलर डेमोक्रेसी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू कंटेम्पलेट किया गया है। उसमें क्या है? उसमें ये है कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो उनको मतलब जो हमारे स्टेट्स है दे विल नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद और बी कंट्रोल्ड बाय एनी रिलीजन। मतलब ये है कि किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रिलीजन है, ये रिलीजन के लोग मेजॉरिटी में, तो अरे इस स्टेट पे तो इसी का रूल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, सारे मिलके रहेंगे। किसी भी एक सिमिलर रिलीजन का, सिंगल रिलीजन का कोई वहाँ पे रूल नहीं रहेगा। और यहाँ पे ये भी बात की गई है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट में किसी भी पर्सन को लेके उसके रिलीजन और फेथ के लिए, ठीक है। और अब हर सिटीज़न को अपना ये राइट होना चाहिए कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सके कि और कोई भी रिलीजन का पर्सन किसी भी ऑफिस के अंदर जा सके और कोई भी जॉब ले सके। पॉलिटिकल इक्वलिटी एक रहनी चाहिए जिसमें कि हमारा जो इंडियन सिटीज़न है वो हाईएस्ट ऑफिस भी ले सके, जैसे कि कोई भी बड़ी से बड़ी पोस्ट ले सके। कि अगर एक सपोज़ करो आपको, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सिर्फ इसी रिलीजन के लोग ये IAS की पोस्ट ले सकते हैं, तो ऐसे तो ये गलत होगा ना। तो इसलिए यही है कि हर रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भेदभाव ना रहे, इंडिया में लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। क्या आता है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप नाम से ही पता लग रहा है कि हर किसी को एक सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। अगर हम बात करें फेडरल स्टेट की, तो फेडरल स्टेट में बेसिकली क्या होता है, जो सिटीज़न होता है ना वो डबल सिटीजनशिप एंजॉय करता है, जैसे कि USA के केस में है। और इंडिया में क्या है? इंडिया में ये है कि इंडिया में सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक इंडियन है, कोई भी इंडियन पर्सन है ना वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो इंडियन सिटीज़न तभी है, उसके कोई प्लेस नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इट शुड बी द सॉरी तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा कोई भी इंडियन है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया है कि
कोई भी पर्सन अगर सिटीज़न नहीं है, सिटीज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, जैसे कि झारखंड, उत्तरांचल या छत्तीसगढ़, तो मतलब कोई भी ये फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी स्टेट का हो इंडिया के, तो वो सिटीज़न कहलाएगा। ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं वो एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं इंडिया में कहीं पे भी, और उनके सारे राइट्स मिलेंगे अगर वो इंडियन सिटीज़न है तो, फिर चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाएं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने डेलिबरेटली ऑप्ट किया था सिंगल सिटीजनशिप के लिए, किस लिए कि जो हमारा रीजनलिज्म है ना उसे वो एलिमिनेट कर सके, और जितने भी डिसइंटीग्रेटेड टेंडेंसी थे उनको भी। और जो हमारा सिंगल सिटीजनशिप है ना वो यहाँ पे अनडाउटली ये फोर्स करता है एक सेंस को, किसके लिए, जो हमारे पीपल ऑफ इंडिया है ना उनके बीच में यूनिटी बनाने के लिए। ठीक है, किस लिए, कि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बीच में एक यूनिटी बना रहे। फिर उसके बाद आता है हमारा 11th फीचर, एमरजेंसी प्रोविज़न। एमरजेंसी प्रोविज़न में क्या है, हमारे इंडिया में ना 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं। क्या हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना उसे तो इंडिया में आज तक लगाया ही नहीं गया एक भी बार। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस में ये चीज़ था कि जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये चीज़ देखी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी आने वाले टाइम में जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो उस वक्त क्या होगा, उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस बनाए, जिसमें 3 प्रोविजंस थे इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगाई गई है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर में है, 360। ठीक है, और जो हमारा कोई भी इमरजेंसी होती है जैसे कि वॉर के कारण आ जाती है, या फिर कोई भी बाहर का एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्म रेबेलियन होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, कोई भी इमरजेंसी ऐसी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है स्टेट्स में उसके फेलियर में होती है, तो उससे रिलेटेड इमरजेंसी होती है। ठीक है, और ये जो स्टेट इमरजेंसी है ना ये किस आर्टिकल के अंडर में आती है, 356 एंड आर्टिकल 365, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जो हमारा कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना उसकी जितनी भी पावर्स हैं और जो स्टेट्स हैं ना वो टोटल कंट्रोल जो होगा वो सेंटर के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, मतलब यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पे पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि स्टेट्स की जितनी भी पावर होंगी वो सेंट्रल के हाथ में चली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लास्ट फीचर, 3 टायर सिस्टम। क्या आ जाता है, 3 टायर सिस्टम। वैसे तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो डुअल पॉलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसमें कुछ प्रोविजंस भी कंटेंट हैं, किसके रिगार्डिंग में, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में, और जो हमारे स्टेट की पावर्स हैं और स्टेट सेंटर की हैं। ठीक है, बट उसके बाद क्या था, जो हमारा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसके अंदर ये 3 टायर गवर्नमेंट ऐड किया गया है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बाकी किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और फिर जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, वो क्या देता है, वो ये देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है किसे, पंचायत को, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल रूरल गवर्नमेंट। क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत विच आर बेसिकली नोन एज दी लोकल रूरल गवर्नमेंट। कैसे में, एक नया पार्ट ऐड किया करके कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9। ठीक है, और एक नया शेड्यूल नंबर 11। सिमिलरली एक 74th अमेंडमेंट एक्ट है जिसके बारे में हमने बात की थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है किसे, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल अर्बन गवर्नमेंट। एक नया पार्ट डाल के जिसका नाम है पार्ट 9A, और नया शेड्यूल 12। ठीक है, अब ये 3 टायर सिस्टम के अंडर में ना ये देखो एक चीज़ चार्ट भी है, इस चार्ट आप देख सकते हैं, सेंट्रल के अंडर में स्टेट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल में क्या क्या आता है, सेंट्रल में हमारा आता है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट के अंदर क्या आती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज आती हैं, और डिस्ट्रिक्ट में क्या आती हैं, पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, ये चार्ट आप बना सकते हैं पेपर में, मार्क्स मिल जाएंगे इससे भी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही बना के आएंगे, आप लिख के भी आइएगा थोड़ा सा, मैंने इतना समझाया है, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे, अब हमने कुछ फीचर्स पढ़े, अब एक चीज़ और, अगर किसी चीज़ के कुछ फीचर्स हैं तो उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके भी कुछ क्रिटिसिज्म हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा पहला क्रिटिसिज्म आता है अनगांधीयन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अनगांधीयन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारे गांधी जी थे ना, उनका ये कहना था कि विलेजेस को डेवलप किया जाए, फार्मर्स को अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ पूरा का पूरा अर्बन लोगों के लिए है, थोड़ा रिच को फेवर करता है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्रिटिसिज्म आ जाता है ज़ेरोक्स ऑफ 1935 एक्ट। अब यहाँ पे अभी जैसे हमने बात की थी फीचर्स में कि यहाँ पे मतलब 250 प्रोविजंस 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, आधे से ज़्यादा 1935 एक्ट की झलकियाँ देखी जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि 1935 का जो एक्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसी का कॉपी है यहाँ पे। जो बातें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थी वही बातें यहाँ पे हैं, जैसे कि 321 सेक्शन 10 शेड्यूल्स और फेडरेशन लिस्ट बनाई गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह वगैरह जितना भी था, राज्यसभा, लोकसभा, FPSC, JPSC, PPSC, RBI एस्टेब्लिश हुई, वोटिंग राइट्स एक्सटेंड किए गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की टीम बनाई गई, काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश कर दिया गया, यही सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे एंटी इंडियन। एंटी इंडियन इसलिए बोला गया है क्योंकि जितने भी इंडियन पॉपुलेशन थी आधे से ज़्यादा वो विलेजेस की में है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एंटी इंडियन इसलिए बोला गया है क्योंकि जब बात ही विलेजेस को डेवलप करने की थी, लेकिन ये पूरा का पूरा अर्बन लोगों के लिए है, रिच को फेवर करता है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एंटी इंडियन कहा गया। एलिफेंटाइन साइज, हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर काफ़ी कुछ है डिटेल में बताया गया है, जिस वजह से बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, तो इसलिए इसे एलिफेंटाइन साइज बोला गया है। फिर आता है हमारा पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स में क्या है, इसमें इसलिए ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ज़्यादातर लॉयर्स का ही दिमाग चला था इसमें, उन्हीं के व्यूज़ ज़्यादा हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो US, UK, आयरलैंड से कुछ चीज़ें लेकर बनाया गया है, इसमें खुद से कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा, और ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से करिएगा, और कोई भी डाउट हो आप लोग पूछते रहिएगा।